बहुत अच्छे होंगे आप। और लंबे समय से कहते हैं सर पूरा 24 घंटा इंतजार करना पड़ता है आपकी क्लास के लिए। और कल इतना कंफ्यूजन की क्लास थी कि सर पूछिए ही ना। और क्या बताएं सर, क्या इतना कंफ्यूजन था कल की क्लास में। तो कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं हमारे के साथ थोड़ा सा कल की क्लास का रिपीट करवा दीजिएगा, रिवीजन करवा दीजिएगा। प्यारे बच्चों मैं पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। ओके, कल की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करा दूंगा। और गारंटी देता हूं अगर मैंने आज रिवीजन करा दिया तो आपके दिमाग में हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आखिर सर आप कल क्या जो पढ़ाया था उसमें कैसे क्या कंफ्यूजन आ रही थी और उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ। आज पढ़ने वाले हैं, पहले कल का रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा कल का जो डाउट है मन में, जो सवाल है मन में, जो कंफ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रोड की। बात करेंगे जो हम बात कर रहे हैं वह इलेक्ट्रोड। भैया 11 नंबर लग गया क्या? ओहो सॉरी, गलती से 11 नंबर लग गया। पहले थंबनेल चेंज कर दो, पता नहीं क्या। ओके 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 भाई, एक सेकंड दो ना, एक सेकंड दो। 12 नंबर थंबनेल पे क्या है? मुझे लगता है भैया, ओहो ओके ओके समझ गया कहां से डिलीट हो गया भाई। पता है प्यारे बच्चों क्या हुआ कि मैंने कल का पीडीएफ लिया। जब कल का पीडीएफ लिया तो कल वाला थंबनेल था, आज का भी थंबनेल था, और जब डिलीट करने गया तो कल का थंबनेल, आज का थंबनेल डिलीट कर दिया, कल का थंबनेल पड़ा रह गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव, लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। तो बढ़िया भाई, जल्दी से एक बार क्लास को, एक बार मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को बोल रहा हूं, अपने प्यारे दोस्तों को बुला लीजिए, मेरे प्यारे बच्चों को बुला लीजिए भाई जल्दी। सर मैं न्यू यूजर हूं। ओके गोलू जी, बहुत अच्छी समझ में आएगी आपको, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कल मैंने एक बात बताई थी, उस बात को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगा केमिस्ट्री की नजर से। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा तो आपके मन में, आपके जो आपके दिमाग में एक सवाल है, जो डर बन गया कल की सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, वो डर अभी दूर हो जाएगा। देखो आते हैं, कल हमने इसे पढ़ाया था, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाया था। इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने यहां बताया था एनोड प्लस का है, कैथोड माइनस का है। मैं आपसे ये चाहता हूं, थोड़ा सा निवेदन करता हूं कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इसे आप मेरे लिए क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, कट कर दीजिए। क्या इतना आप कर सकते हैं मेरे लिए? अगर आप इतना कर सकते हैं तो फिर मैं आगे समझाने का प्रयास करूं और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो मैंने यहां पर एक लाइन लिखी थी जिसका नाम है एनोड होता है प्लस का, कैथोड होता है माइनस का। अगर ये लाइन मैं आपके लिए साफ कर दूं, मैं चाहता हूं कि आप इसे कट कर दें पूर्ण रूप से। अगर आप कट कर दें तो मैं इसे पहले समझाता हूं कि ये क्या है, फिर आपको समझाऊंगा कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। आ जाओ जरा समझाने का प्रयास करते हैं। देखो समझते हैं, जो एनोड होता है, ध्यान समझना, लिख लेना, जहां तक मैंने कल पढ़ाया था उसी के नीचे आपको इसे नोट करना है। जो एनोड होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताने वाला हूं। देखो आपको याद रखना है, ऐसा इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर सदैव ऑक्सीकरण होता है, जिस पर सदैव ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और दूसरा है हमारा कैथोड। ये दो बातें पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाने का बेहतर तरीके से प्रयास करता हूं और समझ में आ जाएगा। दूसरी है कैथोड। कैथोड के बारे में लिखिए, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर सदैव अपचयन होता है। क्या होता है? आप कहोगे सर अपचयन होता है, अपचयन होता है। ये दो बातें जरा आप लिख लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ओके, ऋतुराज कुमार जी बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ाएंगे ना खोपड़ी के ऊपर से तुम्हारे निकल जाएगा, समझे? मैं किसी से धीमे नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम तुलना करके देखोगे मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, समझ में? अनदर चैलो पर चौथा चैप्टर पर चल रहा है, चौथा ही चल रहा होगा, मैं भी चौथा ही पढ़ा रहा हूँ, ऐड करके देख लो। ये सेकंड पेपर का एक लेसन नहीं पढ़ाया ऑर्गेनिक का, ऐड करो ना, पीछे नहीं चल रहा हूँ, बस समझा करो हर चीज को। ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर सदैव अपचयन हो रहा हो या अपचयन होता है, जो आपको पढ़ाया 11th में, आप पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीकरण होता है। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को योग करता है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि एनोड जो होता है उस पर हमेशा हमेशा ऑक्सीकरण होगा, और जो हमारा कैथोड होगा उस पर हमेशा अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। चार्ज तो बाद में आते हैं, सुना, आवेश तो बाद में आता है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स वाले सर ये भी बताते, आनंद सर ने आपको बताया होगा कि
जो विद्युत अपघटनी सेल होता है और जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। विद्युत अपघटनी सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कह सकते हो व्युत्क्रम है, उल्टा है। विद्युत अपघटनी क्या करता है, आप कहते हो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल हमारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सर आवेश तो बाद में आता है, आवेश तो तय करते हैं उन पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। जिस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं बोलूंगा उस इलेक्ट्रोड पर माइनस आवेश आएगा। जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मैं कहूंगा उस इलेक्ट्रोड पर प्लस का आवेश आएगा। यही तो बात है, यही तो फिजिक्स में पढ़ा है कि जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रोड पर माइनस का चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जिस इलेक्ट्रोड पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही तो बात है। तो मैंने यहां कहा कि सर ऐसा, भाई फिजिक्स वाले सर क्या पढ़ाते हैं ये नहीं, केमिस्ट्री में मुझे अंदर जाना पड़ता है, डीपली पढ़ाना पड़ता है। तो आपने कहा अगर मुझे ऑक्सीकरण होता हुआ दिखेगा तो मैं कहूंगा वो हमेशा एनोड पर ही होता है। यस सर। अगर मुझे अपचयन होता नजर आ रहा होगा तो वो जो इलेक्ट्रोड होगा ना, वो इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अच्छा तो आ जाओ जरा यहां बात देख लो। ये जो अभिक्रिया आपके सामने नजर आ रही है, ये जो अभिक्रिया आपके सामने प्यारे बच्चों नजर आ रही है, ठीक है, ये जो अभिक्रिया प्यारे बच्चों नजर आ रही है, ठीक है, ये अभिक्रिया तो आपको नजर आ रही है, जरा डाउन में देखिए, अगर नजर आ रही हो, दिख नहीं रही है क्या, दिख रही है, रिएक्शन दिख रही है। यहां पर लिखा है Zn एरो Zn2 प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। सभी को नजर आ रहा है ये रिएक्शन, बोलिए क्या ये रिएक्शन नजर आ रही है, आ रही है सर। देखिए यहां Zn ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बट क्या किया इसने, इसने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। जाओ तो दोबारा समझा देते हैं, आ जाओ देखो, दोबारा समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा ये एक सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। देखो देखो ध्यान से, ठीक है, मैंने कहा ये जो रॉड लगी हुई है प्यारे बच्चों, ये जो रॉड है ये Zn की है, और ये वाली जो रॉड है वो कॉपर की है, Cu की है। किसकी है, Cu की है। मैंने पहली कंडीशन क्या कही, पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा जो फिगर है फर्स्ट कंडीशन के लिए, केस फर्स्ट के लिए है, और ये जो हमारा फिगर है वो केस सेकेंड के लिए है। अब आराम से समझना। देखो पहली बार क्या कहा जा रहा है कि विलयन का दाब ज्यादा है। अगर विलयन का दाब ज्यादा है तो आयन कहां दबेंगे, देखो आयन क्या होंगे, इलेक्ट्रोड से कहां जाएंगे, सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो आपने कहा कि जो Zn का आयन बनेगा, पहले आयन बना लो, जो सर Zn का आयन बनेगा, पहले Zn का आयन बनाना पड़ेगा, Zn2 प्लस और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। जब Zn है हमारी जिंक है, जिंक के जो Zn2 प्लस होंगे, जिंक के जो Zn2 प्लस होंगे, जिंक के जो Zn2 प्लस होंगे वो विलयन में जा रहे होंगे। कहां जा रहे होंगे, आपने कहा सर वो विलयन में जा रहे होंगे। जो ये Zn, ये क्या है, ये है सर हमारे Zn2 प्लस, ये कहां चले गए, विलयन में चले गए। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहां है, ध्यान समझना सर, अगर Zn से Zn2 प्लस विलयन में चला गया तो इलेक्ट्रॉन कहां बचे, आपने कहा सर Zn पर ही तो बचे हैं। देखो Zn2 प्लस कहां गया, विलयन में। 2 प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। मतलब क्या है सर, ये Zn2 प्लस है, प्लस बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस बताता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। मगर यहां कोई माइनस वाले की बात ही नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो Zn2 प्लस है, ये अगर विलयन में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, क्योंकि 2 प्लस का है, प्लस का है, पॉजिटिव का है। ऐसे बोल दो सर ये Zn2 प्लस गया ना, अगर सर ये Zn2 प्लस विलयन में चला गया तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या बचेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो आप बोलोगे सर इस इलेक्ट्रोड पर हमारा माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आप बोलोगे माइनस का चार्ज। ये इलेक्ट्रोड हमारी क्या हो जाएगी, माइनस Ve हो जाएगी, मतलब माइनस Ve टर्मिनल कहलाएगी। जो इलेक्ट्रोड होगा वो माइनस का हो जाएगा। आराम से समझ गए। यहां आ जाओ, यहां की कंडीशन उन्होंने बोली जब Sp कम हो, मतलब विलयन का दाब कम होगा। अच्छा अगर विलयन का दाब कम होगा, विलयन का दाब कम होगा तो आयन कहां जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर जाएंगे।
आयन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। आयन जाएंगे इलेक्ट्रोड पर, मतलब क्या है सर? Cu का आयन क्या होता है? Cu2+। ये कहां जाएगा? Cu पर। आराम समझो, आराम से, बहुत आराम से देखो सर। आयन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर। मतलब सर Cu जो 2+ है वो हमारा Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात देखो, इलेक्ट्रोड जो Zn का था वो Zn2+ में आयन विलयन में चला गया। यहां जब मैंने विलयन का दाब कम रखा तो परासरण दाब ज्यादा हो गया। मतलब सर आयन जो क्या किए, विलयन से कहां चले गए? इलेक्ट्रोड पर। मतलब Cu का आयन कौन सा होगा? Cu2+। वो कहां जाएगा? इलेक्ट्रोड पर। और इलेक्ट्रोड कैसा है? Cu वाला, तो वो हो जाएगा Cu का। अच्छा बताओ जरा, यहां पर 2+ है, यहां पर 0 है, यहां पर 2+ है, यहां पर 0 है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ोगे? आपने कहा था सर जिधर आवेश का मान ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन उसी ओर जोड़े जाते हैं। मतलब सर Cu2+ की तरफ ज्यादा है तो मैंने इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। हो गया? अब बताओ जरा क्या हुआ सर इस विलियन में देखो, क्या चाहो तो ऐसे लिख लो, यहां लिख लो सर एक्वा सोल्यूशन है और ये हमारा सॉलिड में है, ये हमारा एक्वा सोल्यूशन में है और ये हमारा सॉलिड में है। जो ये रॉड है ना ये ठोस है, जबकि सोल्यूशन हमारा जलीय है। ये जो सोल्यूशन जो आयन है वो विलयन में है। आया एक बार कि सर यहां क्या किया, Zn वाला Zn2+ में कन्वर्ट होके विलयन में चला आया और यहां हमारे विलयन का Cu2+, हमारे विलयन का Cu2+ कहां चला गया? Cu में चला गया, क्योंकि यहां विलयन का दाब कम है तो हमारा Cu2+ विलयन से कहां चला गया? इलेक्ट्रोड पर चला गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पर चला गया तो इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा? ध्यान सुनना सर, ये वाला पूरा विलयन का पार्ट है, ये वाला इलेक्ट्रोड का पार्ट है, ये तो समझ में आ रहा है। ये पूरा विलयन है, ऐसा नहीं है सर, ध्यान समझना। देखो यहां Zn था, Zn था, Zn में क्या क्या बना? Zn2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन बने। Zn2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन बने, जिसमें से Zn2+ विलयन में चला गया तो इलेक्ट्रॉन हमारे रॉड पर आ गए। दूसरी बात सर, इस विलयन में Cu2+ है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर, इस विलयन के अंदर जहां से जा रहा वहां देखो, इस विलयन के अंदर Cu2+ है और 2 इलेक्ट्रॉन है। Cu2+ कहां चला गया? इलेक्ट्रोड पर। तो इलेक्ट्रॉन कहां बचे? विलयन में। तो इस बार रहा है ना, तो अगर जा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर ये वाली जो रॉड होगी धनात्मक हो जाएगी। समझे कुछ? अब आया समझ में कि ये रॉड माइनस की क्यों हो जाएगी, ये रॉड प्लस की क्यों हो जाएगी। यहां Zn2+ चले गए, हमारे इलेक्ट्रॉन बचे तो हमारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर रुक गए। यहां विलयन में Cu2+ है और 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से Cu2+ इलेक्ट्रोड पर चला गया तो हमारे इलेक्ट्रॉन कहां रह गए? विलयन में। तो अगर विलयन में इलेक्ट्रॉन रह गए तो विलयन हमारा ऋणावेशित हो गया और जहां गए देखो Cu2+ कहां गया? इलेक्ट्रोड पर। तो जहां गया वहां पर क्या हो गया? धनावेशित। तो इलेक्ट्रॉन जो है विलयन में रुक गए तो विलयन हमारा ऋणावेशित और Cu2+ इलेक्ट्रोड पर गए तो वो हो गया धनावेशित। आ गया? यहां Zn2 ऐसे देखो, Zn2+ विलयन में आया था तो विलयन हमारा धनावेशित। देखो ये देखो विलयन हमारा कैसा है, कहां गया? सोल्यूशन हमारा कैसा है? धनावेशित। देख लो ना, सोल्यूशन हमारा कैसा है? धनावेशित। अच्छा अब इसमें क्या हो रहा है? हमारे Cu2+ कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड पर। तो इलेक्ट्रोड कैसा होगा? धनावेशित। तो आगे देख लो, इलेक्ट्रोड हमारा कैसा है? धनावेशित। आई बात समझ में? जहां जा रहे हैं, जहां जो आयन, तो ये पॉजिटिव आयन है, जहां जाएंगे वहां धनावेश हो जाएगा। तो आप कहोगे यहां Zn2+ विलयन में गया था तो हमारा विलयन धनावेशित हो गया था, यहां Cu2+ कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड हमारा धनावेशित हो जाएगा। सर ये कौन जा रहा है? तो ऐसे बोल दो ये हमारे Cu2+ है। क्या है? हमारे Cu2+। अच्छा अगर ये समझ में आ गया तो जरा इन दोनों रिएक्शन को देख लो जो मैंने कल लिखी थी। देखो एक रिएक्शन ये लिखी थी Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 2 आज लिख दी है। अब जरा बताओ कौन सी ऑक्सीकरण है, कौन सी अपचयन है? देखो और बताओ कौन सी ऑक्सीकरण, कौन सी अपचयन? देखो यहां Zn इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ये हमारी ऑक्सीडेशन है। क्या है? हमारी ऑक्सीडेशन है। और यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है तो ये होगी हमारी रिडक्शन। क्या होगी? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन राइट साइड, इलेक्ट्रॉन राइट साइड है तो ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड होंगे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड होंगे तो क्या होगा? रिडक्शन हो गया। एक और नई बात है, नहीं सिखाई थी, सीख लो। यहां देख के जो मिला वही, राइट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका क्या होगा? रिडक्शन। आ गई बात समझ में? अच्छा अगर आ गई है तो बताओ जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो सदैव एनोड कहलाता है। अभी पढ़ा ना कि देखो यहां
जिस इलेक्ट्रोड पर या ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर सदैव ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा एनोड ही कहलाता है। तो आपने यहां कहा कि Zn वाला जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा एनोड का कार्य करेगा, तो आपने कहा सर यहां इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करेगा तो विलयन हमारा कैथोड का काम करेगा। आगे आ गए, यहां जिस इलेक्ट्रोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, हमेशा अपचयन होता है, उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो आपने कहा यहां जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड का काम करे। अब बताओ आया कि नहीं आया? आया? मैं वेट कर रहा हूं। बस 2 मिनट चाहिए, एक जरूरी कॉल है। 2 मिनट तो आप बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। क्षमा चाहता हूं भाई, ठीक है, जरूरी है थोड़ा सा। चले फिर से समझाए। अरे भाई समझा तो दिया, कितना समझाए। देखो यहां Zn2+ विलियन में जा रहा है तो विलियन हमारा धनावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रोड हमारा ऋणावेशित। तो यहां मैंने वही लिखा, पहले चिन्ह लगाया, इलेक्ट्रोड हमारा ऋणावेशित हो जाएगा, सोल्यूशन हमारा धनावेशित। यहां क्या हुआ, जब हमने सोल्यूशन प्रेशर कम किया, जब हमने विलयन का दाब कम किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर पराशरण दाब ज्यादा हो गया, तो विलायक के कण निकल के जाएंगे। विलायक के कण का मतलब हमारे आयंस निकल के जाएंगे। आयंस निकल के जाएंगे तो आयंस कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर। तो अगर ये आयन Cu2+ क्या है? आयन। ये आयन अगर इलेक्ट्रोड पर जा रहा है तो इलेक्ट्रोड पर क्या बढ़ाएगा? धनावेश बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? धनावेश। तो ये बढ़ा रहा है यहां धनावेश, तो विलयन कैसा हो गया हमारा? ऋणावेश। क्यों हो गया? क्योंकि सर Cu2+ विलयन में है और यहां पर ही क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर Cu2+ तो चला गया बट विलयन में इलेक्ट्रॉन रुक गए। तो यहां इलेक्ट्रॉन रुक गए तो विलयन हमारा, सोल्यूशन हमारा ऋणावेशित, इलेक्ट्रोड हमारा धनावेशित। तो मैंने वही कहा कि इलेक्ट्रोड हमारा धनावेशित और सोल्यूशन हमारा ऋणावेशित होगी। पहले मैंने चिन्ह डिसाइड कर लिए, अब मैं इनकी रिएक्शन करूंगा। सर Zn जो है Zn2+ में आ रहा है और यहां Cu2+ जो है Cu में जा रहा है। मैंने रिएक्शन लिख ली। फिर मैंने कहा रिएक्शन जरा पहचानो। आपने कहा राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर आपने लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो रिडक्शन होगा। सर एक लाइन में ऐसे भी समझ गए, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो रिडक्शन होगा, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन होगा। जोड़ते कैसे हैं? सर जिस ओर आवेश ज्यादा होता है उसी ओर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। सर यहां कुछ भी आवेश नहीं था, यहां 2+ था, तो मैंने कहा सर यहां कुछ भी नहीं है तो 0, यहां 2+ का है मतलब पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सर यहां 0 है, यहां 2+, तो इधर आवेश ज्यादा है, 2+ ज्यादा है, तो मैंने इधर ही 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। वैसा मैंने यहां कहा 0 यहां है, 2+ यहां है, तो मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन इस ओर। राइट साइड जोड़ोगे तो ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड जोड़ोगे तो रिडक्शन। मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है? आप बोलोगे हमेशा कैथोड होता है। तो आप बोलोगे सर ये जो सेकंड कंडीशन है आपकी, जिसमें आपके आयन कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा काहे का काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। तो आपने कहा अगर सॉल्यूशन से आयन हमारे इलेक्ट्रोड पर जा रहे हो तो चार्ज कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है, मगर हमारा इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड का कार्य करेगा। अगर पहली कंडीशन ऐसी है कि हमारे इलेक्ट्रोड से आयन सॉल्यूशन में जा रहे हो तो वहां ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसे हमेशा एनोड कहते हैं। तो मैंने कहा अगर सॉल्यूशन से
सॉरी, अगर इलेक्ट्रोड से आयन सोल्यूशन में जा रहे हो तो हमें चार्ज तो बात में पहले डिसाइड कर लिया कि चार्ज क्या है। अब रिएक्शन के आधार पर जो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, जो हमारी रिएक्शंस हुई, उनके आधार पर मैंने कहा जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। तो मैंने कहा यहां जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड का कार्य करे। हाँ, पवन कुमार जी का सर सोल्यूशन प्रेशर जब ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो आयन ही क्यों जाते हैं? अरे भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? जिसमें विलायक के कण कहां जाते हैं? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। कम सांद्रता से कहां जाते हैं? अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। अब जरा देखो यहां देखो, यहां मैंने कहा सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मतलब हमारे परासरण दाब का मान कम है। परासरण दाब का मान कम है मतलब हमारे जो आयन होंगे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर नहीं जाएंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, क्योंकि हमारा परासरण दाब कम है। क्या है? हमारा परासरण दाब कम है। तो मैंने कहा यहां जो Zn होगा वो कहां जाएगा? Zn2+ में जाएगा। समझे? विलियन का दाब ज्यादा है। विलियन का दाब का मतलब जो इसके अंदर भरा है, जो इसके अंदर सॉल्यूशन भरा है, इसका दाब ज्यादा है। जो इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा है, वैद्युत अपघट्य भरा है, उसका जो दाब है ज्यादा है। अगर दाब उसका ज्यादा है तो आपका जो बाहर से दाब लग रहा है वो कम है। समझना, इस विलियन का दाब ज्यादा है मतलब परासरण दाब का मतलब क्या होता है? परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब, मतलब हमारे बाहर का दाब कम है जबकि विलियन का दाब ज्यादा है। तो हमने कहा अगर बाह्य दाब कम होगा तो हमारे Zn से Zn2+ आयन में विलियन में चले आएंगे। अगर हमारे परासरण दाब का मान ज्यादा होगा मगर हमारे बाह्य दाब का मान ज्यादा होगा तो विलियन के जो दाब होंगे वो कम होंगे। अगर विलियन का दाब कम होगा तो ये यहां जो आयन है ना वो नीचे बैठने की जगह ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रोड। ओके, अब आगे टॉपिक में अपने चलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, जहां से आयन जाएंगे ये वाली भी लाइन हटा दो, कोई मतलब की नहीं है। ओके, बेमतलब का कंफ्यूजन देगी, ये वाली लाइन भी हटा दो। ठीक है, ये लाइन हटाने के बाद जो मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है, उसको इसके नीचे ऐड कर लेना। जो मैंने पढ़ाया है उसको इसके नीचे ऐड कर लेना और समझ में आ जाए। वैसे ये कल पढ़ा चुका हूं, ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ाया देखो, ये कल मैं पढ़ा चुका था। इनकी रिएक्शन भी मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, रिएक्शन अगर नीचे लिखी है तो चाहो अगर जगह बची हो तो यहां लिख देना ऑक्सीडेशन और यहां लिख देना रिडक्शन। अगर जगह बची हो तो लिख देना, यहां लिख देना रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है और इस वाली कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है तो वह इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड कहलाएगा। अगर सर हमारा रिडक्शन होता है, क्या अगर हमारा सर रिडक्शन होता है, अगर हमारा सर रिडक्शन होता है, रिडक्शन अगर हमारा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है तो हमेशा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। तो हमारा इलेक्ट्रोड कैथोड कहला रहा है, सोल्यूशन हमारा नेगेटिव मतलब एनोड कहला रहा है। ठीक है, ओके। ये सिद्धांत किसका है? नष्ट का सिद्धांत है। नष्ट समीकरण नहीं है, नष्ट का सिद्धांत है। वैज्ञानिक नष्ट है, उनका सिद्धांत है। ठीक है, अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। आज तो डीपली और समझा दिया, ठीक है, और क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रोड विभव की बात करने वाले हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। चलिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? आप कहोगे धातु की क्षण, धातु की क्षण और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का मतलब आधी अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया? समझो, देखो, ये एक इलेक्ट्रोड है, इस पर एक अभिक्रिया हो रही है, एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इस पर अभिक्रिया हो रही है। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। तो क्या ये अभिक्रियाएं पूर्ण है? नहीं सर, पूर्ण अभिक्रिया जो होती है वो रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया होती है पूर्ण अभिक्रिया। क्यों सर? क्योंकि आपने मुझे पीछे पढ़ाया था, पिछले 11th में, हम 10th में पढ़ के आए हैं कि जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है। मतलब ये दोनों हाफ रिएक्शन है। क्या है? हाफ रिएक्शन है। और ये जो सेल है ये हाफ सेल है।
समझे? अभी अर्ध सेल आगे पढ़ाऊंगा, अर्ध सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, आगे पढ़ाऊंगा। बट अभी आपने क्या सीखा कि सर ये जो रिएक्शन है आधी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है, रिडक्शन अलग हो रहा है। तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रोड पर आधी अभिक्रियाएं हैं, ये इलेक्ट्रोड पर आधी अभिक्रिया है, पूर्ण अभिक्रिया नहीं है। पूर्ण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने कहा कि धातु की क्षण, जरा याद करो मैंने कल क्या कहा था, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण व विलयन पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो मात्रा में समान परंतु चिन्ह में विपरीत होता है। तो यहां चिन्ह क्या है, अलग अलग हैं, तो उनका जो विभव उत्पन्न होगा वो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो आपने कहा धातु की क्षण और विलयन, धातु की क्षण पर जो विभव उत्पन्न हुआ और विलयन पर जो विभव उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ भैया, चार्ज आया ना, चार्ज आया इसलिए विभव उत्पन्न हुआ। तो आपने कहा धातु की क्षण और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर, इसे विभवांतर भी बोलते हो, उत्पन्न विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे जिसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। क्या आ गया समझ में? अगर आ गया हो तो बता दीजिए। मेरा शादी कहां हो गया, तुम लोग सबकी शादी करवाते रहते हो यार। याद कैसे करें, रिवीजन करोगे, बार बार लिख के देखो, लिखो। याद करने से याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, अपने आप लिखो या नहीं, याद करो फिर लिखो। जितना लिखोगे उतना याद होगा। अब तुम सोचो याद कर ले खाली, बस याद हो जाए, भूल जाओगे। जितना लिखने की प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी याद होगा। याद हो गया? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? आपने कहा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोड विभव क्या, किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की क्षण और विलयन पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो मात्रा में समान परंतु चिन्ह में विपरीत होता है। तो उस धातु की क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। आगे आपने इलेक्ट्रोड सीख लिया, कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या प्रकार होते हैं उसके। आज क्या सीखने जा रहे हैं सर, आज ये सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो आपने कहा धातु की क्षण और विलयन पर उत्पन्न विभव के अंतर को ही उस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। आगे आ जाइए, व्यक्त करते हैं। क्या कहा आपने आगे? अर्ध अभिक्रिया के आधार पर, अर्ध अभिक्रिया के आधार पर ये मुख्यतः यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बोलोगे? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। मतलब अगर मैं अर्ध अभिक्रिया की बात करूं तो अर्ध अभिक्रिया के आधार पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो दो प्रकार का होता है। क्यों सर? हमारी अर्ध अभिक्रियाएं ही दो हैं, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एक अपचयन अभिक्रिया है। तो आपने कहा सर इन्हीं के आधार पर हमारा इलेक्ट्रोड विभव भी दो ही प्रकार का होता है, जिसमें से नंबर एक है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ओके, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो आप बोलोगे यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर, मतलब विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। किसे? अब किससे व्यक्त करते हैं, रिएक्शन करेंगे फिर लिखा जाए। क्या समझे? यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तो इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? आप कहोगे सर ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागे जाते हैं। तो कोई मेरा पदार्थ होगा, मैंने कहा सर कोई m पदार्थ है, उसने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए,
कोई मेरा m पदार्थ है और उसने हमारे इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो हमने कहा उसके ऊपर n+ आएगा और वो n इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। देखो ये क्या ऑक्सीडेशन है, एक बार जरा देख के बताओ। सर कोई धातु हमारी m है, लिख देते हैं m धातु है। क्या है? कोई धातु। यहां धातु के बारे में ही पढ़ना है, अधातु के बारे में नहीं पढ़ना है। अधातु के बारे में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। सर m कोई धातु है, उसने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन हमारे राइट साइड लिखे हैं, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जिसे अब बताओ जरा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, जरा देख के बताओ। तो आप बोलोगे सर इसे ई, पहली बात ई बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा वाला? ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन किसके इसके बीच में हो रहा है? आप कहोगे सर MN+, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा M/Mn+। से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। मतलब आपको कहीं अगर इस प्रकार से इलेक्ट्रोड विभव दिख जाए M से Mn+, मतलब पहले आवेश कम बाद में आवेश ज्यादा, यही तो है ना, M से Mn+, आवेश कम से आवेश ज्यादा। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो आप समझ जाना वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। यस सर या नो सर? जरा बता दीजिए, बता दीजिए यस सर या नो सर, बोलिए। ओके, रिपीट सर। मैंने कहा यदि किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तो इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को या उत्पन्न विभवांतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आपने एक रिएक्शन लिखी, आपने माना कोई धातु यम है और उसने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो उसके ऊपर तो n ही प्लस आएगा ना, धातु है तो प्लस ही बनाएगा, माइनस तो बनाएगा नहीं। तो आपने कहा उसने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो देखने भी पता चल रहा है ऑक्सीडेशन है। तो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? आपने कहा E का मतलब इलेक्ट्रोड विभव, M/Mn+, मतलब M से Mn+ बना है, तो आपने कहा सर M/Mn+ से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? M/Mn+ से व्यक्त करते हैं। ओके क्लियर सर। एक बार और अगली वाली बात कर लेते हैं, दूसरी वाली। नंबर दूसरा है अपचयन, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जरा आप इसकी परिभाषा खुद ही लिखिए और जल्दी से इसकी परिभाषा लिख के मुझे बताइए क्या आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। इसका कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए जल्दी से बता दीजिए, बार फटाक से लिख के अपने आप इसकी परिभाषा लिखिए, अपने आप देखिए आपको याद होती है कि नहीं होती है। जैसे आपने ऑक्सीकरण वाले की लिखी है, आपको ऐसे ही अपचयन वाले की लिखनी है। बाकी मैं समझा देता हूं। अब मैं लिखना प्रयास करता हूं, आप मेरे पहले से लिख रहे होंगे, आवाज आप तक पहुंच गई होगी, आप मुझसे पहले लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब मैं लिखना चालू करता हूं। यदि यदि इलेक्ट्रोड पर, क्या? यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, हो रहा हो, तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य, इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आप कहोगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, कहलाता है। जिसे जिसे अब कैसे व्यक्त करेंगे सर? जैसे आपने ऑक्सीडेशन वाले को, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या सर? पहले चार्ज कम रहेगा फिर चार्ज ज्यादा रहेगा। ये भी एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि चार्ज कम चार्ज ज्यादा। ठीक, अब अपचयन में क्या होगा? उसी का उल्टा कर दीजिए। इस बार कोई Mn+ होगा, वो n इलेक्ट्रॉन लेके हमारे M बना रहा होगा। ये हमारा एक्वा कंडीशन में होगा, ये हमारा सॉलिड कंडीशन में होगा। चाहो तो पीछे भी लिख लो सर, ये हमारा एक्वा कंडीशन में होगा और ये हमारा ये हमारा सॉलिड में होगा और ये हमारा एक्वा में होगा, जलीय में होगा। ये आयन हमेशा जल में होते हैं, जलीय होते हैं। जल में नहीं जाएंगे तो फिर वो करंट फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा आयन हमेशा जलीय होते हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा आयन हमारे जल में रहेंगे, धातु हमारी सॉलिड रहेगी। तो आपने कहा यहाँ Mn कोई प्लस है, वो n इलेक्ट्रॉन लेके M बना रहा होगा। जरा आप इसको देखिए और बताइए जरा अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने कहा यस सर, Mn+ ने n इलेक्ट्रॉन लिए और M बनाया, मतलब पहले आवेश ज्यादा है बाद में आवेश कम होगी। या ये भी कह सकते हो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं।
इससे याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से ज्यादा आवेश, कम से आवेश ज्यादा तो ऑक्सीकरण, आवेश ज्यादा से आवेश कम अपचयन होगा। तो यहां पर किससे व्यक्त करेंगे तो आप कहोगे सर यहां व्यक्त करेंगे ई एम एन प्लस से एम, तो आप कहोगे सर एम एन प्लस स्लैश एम से व्यक्त कर, से व्यक्त, से व्यक्त कर। बोलिए हो रहा है। उत्पन्न विभवांतर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसे mn प्लस स्लैश m से व्यक्त करते हैं। मतलब आवेश ज्यादा से कम, यहां ज्यादा है यहां कम, ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अगर मेरा कम से ज्यादा हो रहा है तो मैं कहूंगा वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। आज तो 12वां लेक्चर है ना 12वां लेक्चर। आपके दिमाग में ये चल रहा है ना सर हमारे ऑफलाइन कोचिंग में तो बहुत आगे चल रहा है, बहुत जो जाते होंगे सर वहां तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? सर अगर एग्जाम में ना आया तो? मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे परवाह इसकी अगर एग्जाम में आ गया तो। मैं वो सोच के पढ़ा रहा हूं, मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूं कि नहीं आया तो, मैं सोच के पढ़ा रहा हूं अगर आ गया तो क्या करोगे। बुक में नहीं छपा है तो क्या सिलेबस में नहीं है? सिलेबस में। अगर ये पता होगा तभी आगे की बात जान पाओगे, पता ही नहीं होगा आगे की बात नहीं जान पाओगे। बहुत अच्छा करते हो अगर ठीक है। आज तो समझ में आ रहा है ना? चले क्लियर है, समझ जाओगे। इस प्रकार अगर इस प्रकार लिखा होगा एम से एम मतलब चार्ज कम से चार्ज ज्यादा तो वो होगा हमेशा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हमारा चार्ज ज्यादा से चार्ज कम होगा तो आप कहोगे वो हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या सीधे सीधे बोल दो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव है, अपचयन विभव है ना। समझ पाता ऐसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीकरण विभव है या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। तो चल गया ना किसका होता है, इलेक्ट्रोड का होता है। तो ऐसे नॉर्मली बोल सकते हो ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब पीछे कहोगे सर ओपी को तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया। ओके आगे बढ़ रहा हूं। अगली हेडिंग है आपके हमारे सामने आ गई है जिसका नाम है, एक और हेडिंग है, चलो चेक कर लेते हैं। एक और हेडिंग है, हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। सर इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं, इनके बारे में आप चर्चा थोड़ा सा कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पहले 3 चर्चा करते हैं फिर आगे की चर्चा की जाएगी। ठीक है देखो पहली बात सर, अगर मेरी चालकता, जो हमारी चालकता है, सिंपल सी सबसे पहली बात है सर, अगर हमारी चालकता का मान बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमारे इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाएगा। पहली बात याद रखना कि अगर हमारी चालकता का मान ज्यादा होगा तो हमारे इलेक्ट्रोड विभव का मान भी ज्यादा होगा। दूसरी बात, यदि मैं सांद्रता का मान बढ़ा दूं, यदि मैं सांद्रता मतलब विलयन की सांद्रता बढ़ा दूं, तो उस कंडीशन में विलयन की जो तनुता होती है वो कम पड़ जाती है। विलयन की तनुता क्या होती है? कम। मैंने पीछे पढ़ाया, ये सब पढ़ा चुका हूं कि सांद्रता बढ़ाओगे तो तनुता कम हो जाएगी, और जैसे ही अगर तनुता कम होगी तो आपकी चालकता भी क्या होगी प्यारे बच्चों? कम हो जाएगी। अगर चालकता कम हो जाएगी तो आपके इलेक्ट्रोड विभव का मान भी कम हो। मतलब यदि मैं जो विलयन मैंने लिया है, जो विलयन लिया है, इस विलयन की सांद्रता बढ़ा दूं तो उसकी तनुता कम हो जाएगी। तनुता कम हो जाएगी तो पीछे पढ़ के आ रहा हूं उसकी चालकता कम हो जाएगी, और चालकता कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी हमारा कम पड़ जाएगा। तीसरी बात, अगर मैं ताप बढ़ा दूं, ताप बढ़ा दूं सर, ताप टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? आयनन हमारा फास्ट हो जाएगा। क्या आप वियोजन कहते हो या अपघटन कहते हो? आयनन हमारा फास्ट हो जाएगा, तेज हो। आयनन जितना फास्ट होगा चालकता उतनी फास्ट होगी, चालकता सर उतनी जितनी फास्ट होगी उतनी तेज आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। बोलिए जरा, चाहो तो यहां पर एक लाइन नोट कर दूं, यहां पर अगर कहो तो नोट कर दूं, तनुता कम होगी, यहां चाहो एक लाइन बढ़ा दूं, तनुता कम होगी तो आपका आयनन भी धीमा होगा, आयनन धीमा होगा तो चालकता धीमी होगी,
चालकता धीमी होगी तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी धीमा हो जाएगा, स्लो। बोलिए, तुम्हारा अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। समझे मैंने क्या कहा? अगर सर चालकता ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है सर, अगर चालकता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, यदि मैं सांद्रता बढ़ा दूंगा तो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि हमारी तनुता कम हो जाएगी। आपने पढ़ाया था कि जो डाइल्यूशन होता है वो हमारी सांद्रता के उत्क्रमानुपाती, डाइल्यूशन जो है वो कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है सर, अगर हमारी सांद्रता बढ़ाओगे तो तनुता कम हो जाएगी, जितनी तनुता कम होगी आयनन भी उतना कम होगा। सब पीछे पढ़ के आ रहे हैं सर। और आयनन जितना धीमा होगा चालकता उतनी धीमी होगी, चालकता जितनी धीमी होगी आपके इलेक्ट्रोड विभव का मान और धीमा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगली बात सर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयन जो है तेज भागेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनन फास्ट होगा, आयनन फास्ट होगा तो क्या चालकता फास्ट होगी, चालकता कंडक्टिविटी फास्ट होगी तो आपकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है वो भी हमारा फास्ट हो जाएगा। तो ये है इसको प्रभावित करने वाले कारक। ओके, 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का सीधे, ये 2 नंबर का सीधे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, 2 नंबर खत्म। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव व अपचयन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर का ये तो पूरा आ गया। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव व अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को विस्तृत रूप से समझाइए। पूरा का पूरा आ गया, यहां से लेकर के यहां तक आ गया। 5 नंबर का और साथ में कह दिया, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा पूछेंगे, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए, लेकिन 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आप कहोगे इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डालोगे, नंबर 1 चालकता बढ़ेगी, ई बढ़ेगा, वो समझ जाएगा एग्जामिनर। तुम्हें ये सब नहीं लिखने, हम ऐसा नहीं चालकता का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है, इतनी लंबी थोड़ी तो कौन लिखा है, सीधे सीधे लिखो ना, चालकता बढ़ेगी इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। आपकी भारती भवन ही पढ़ा रहे हैं, बट भारती भवन में ये हेडिंग नहीं है, वो रिड्यूस करके लिखी है। अगर आप कहो, अगर आपको ज्यादा लग रही हो तो मैं अगले चैप्टर से नहीं पढ़ाऊंगा, ओके ठीक है। अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। चले आ जाओ, इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। समय में देखो, अगर सिलेबस कंप्लीट करना है समय मत देखो, ठीक है। इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो कुछ चीजें ऐड करनी है, वो चीजें ऐड करके बाकी सब कुछ सेम रखना है। आप बोलोगे 25 डिग्री सेल्सियस व 1 वायुमंडलीय दाब पर, 1 एटीएम ऐसे बोल दो, एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। 25 डिग्री सेल्सियस व 1 एटीएम दाब पर किसी धातु की छड़ को, किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की क्षण व विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आप कहोगे सर पूरी थ्योरी लिख गए, हमारी तरफ देखा ही नहीं। अब तुम्हारी तरफ क्या देखे भाई, हम तो मान लो ऑफलाइन कोचिंग आप पढ़ रहे हो, थोड़ा फील लो, नहीं पढ़ते हो तो अच्छी बात है। सोच लो कि सर हमको बोल रहे हैं थ्योरी, हम लिख रहे हैं, थ्योरी हमको बोलते हुए चले जा रहे हैं, हम लिखते हुए चले जा। अब सब समझाएंगे, क्या समझाएंगे सर, क्या ऐड किया, कुछ ज्यादा नहीं ऐड किया, आपने ऐड किया 25 डिग्री सेल्सियस व 1 वायुमंडलीय दाब पर यदि किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया जाए तो उस धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। पहले पीछे ऐसा कुछ नहीं था, पीछे ऐसा था जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी विभवांतर को
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब है 25 डिग्री सेल्सियस व 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में, किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की क्षण व विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब कुछ चीजें ऐड करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, कहलाता है जिसे जिसे ई नॉट, ऐसे लिखना है आपको, ई नॉट, समझ तो चुके हो, पीछे पढ़ा चुका हूं, ई नॉट से व्यक्त करते हैं, ई नॉट से व्यक्त करते हैं, ई नॉट से व्यक्त करते हैं। क्या थ्योरी सभी को याद हो गई? बोलिए, क्या थ्योरी सभी को याद हो गई? कल आपका महामुकाबला होगा फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री का। किसका होगा? फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री का होगा। और मैं अभी से आपको ये सूचना दे देता हूं कि जो केमिस्ट्री में चैप्टर कल होंगे, कल जो 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूंगा, 25 ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए रखूंगा, वो इसी चैप्टर के होंगे और जो अभी तक पढ़ाया है उसी से आएगा। मतलब इस चैप्टर में अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है, आज तक मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, इसी में से कल आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 क्वेश्चन महामुकाबला होगा फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री का। मैं चाहता हूं कि मैं हारने ना पाऊं और आप इतना अच्छा प्रदर्शन करें कि मुझे और खुशी मिले। तो थोड़ा सा नहीं, पूरा रिवीजन करके आइएगा। विद्युत रसायन जो चैप्टर है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने चैप्टर पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ाया है, 12 लेक्चर, आज 12वां लेक्चर चल रहा है, 12 लेक्चर को आपको पढ़ना है, अच्छे से रिविजन करना है और उसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव कल 25 मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा कल प्रदर्शन करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप बेहतर प्रदर्शन करें। ओके, कितने बजे सर? आपको शेड्यूल सुबह दिख जाएगा, कल सुबह ही आपका शेड्यूल लग जाएगा। जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको शेड्यूल लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जब आपकी आंख खुलेगी कल सुबह तो आपका शेड्यूल लगा हुआ मिलेगा। अगर नहीं लगा हुआ मिलेगा तो आज रात में ही शेड्यूल लगा दिया जाएगा। ओके, रेडी रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। ठीक है, एकदम क्लियर। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव में अंतर भी आता है सर। है? अंतर आता है तो अंतर नहीं लिख पाओगे। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण में विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण और विलयन पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जो मात्रा में समान व संख्या में, मात्रा में समान व चिन्ह में विपरीत होता है। तो धातु की क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है? जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण में के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हो गया? एक ही, और कितने सारे अंतर लिखोगे? यही तो अंतर है, एक और कोई अंतर ही नहीं। अंतर मतलब उनकी डिफिनीशन। ओके ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ, कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें करेंगे और थोड़ा सा और एकदम मन से पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। पहली बात मैं आपसे करूंगा केस नंबर फर्स्ट की। जितने ये केस मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान सुनना, जिसके ई नॉट का मान ज्यादा और जिसके ई नॉट का मान कम, ध्यान सुनना, लिख रहा हूं, ई नॉट का मान ज्यादा, ई नॉट का मान, मजा आएगी जब आप पढ़ना चालू करो। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के, ध्यान सुनना, किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रोड पर सदैव ऑक्सीडेशन होगा। सदैव क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जिस इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम होगा, उस इलेक्ट्रोड पर सदैव रिडक्शन होगा। और अगर उस पर ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा? आप अच्छे समझते हो। जिस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा, उस इलेक्ट्रोड पर सदैव ऑक्सीडेशन होगा। और सदैव ऑक्सीडेशन किसका होता है? आप अच्छे जानते हो। सदैव ऑक्सीडेशन किसका होता है? आप बोलते हो सर सदैव ऑक्सीडेशन एनोड का होता। यदि किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट की वैल्यू सबसे कम है तो आप बोलोगे उस पर सदैव रिडक्शन होगा। और सदैव रिडक्शन किस पर होता है? आप कहते हो कैथोड पर। पहली कंडीशन आपको याद रहेगी। बोलिए, क्या पहली कंडीशन आपके दिमाग में छप जाएगी? तुलना कर लो भाई, मैं तो कहता हूं तुलना कर लो। जो भी आपके बिहार के अंदर जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ता हो, सीना ठोक के कहते हैं, एकदम सीना ठोक के, जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ता हो, तुम्हारा दोस्त कहता है अरे मेरे में बढ़िया पढ़ाई होती, कोई ऑफलाइन जाता है, अरे भैया मेरे वाले ऑफलाइन सर वाले बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, पूछ लो उनसे अगर विद्युत रसायन के अंदर ये बात पढ़ाई हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, 100% पढ़ाना छोड़ दूंगा। सीना ठोक के कहता हूं, अगर किसी ने ये बात पढ़ाई हो जो मैं पढ़ा रहा हूं कि इलेक्ट्रोड ये वाली बात। और इसी तरह
अगर है तो बता देना, मैं सीना ठोक कहता हूं मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। जितनी भी चीजें मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से पढ़ाई है, अगर कोई पढ़ा दे तो बता देना, इतनी डीपली कोई भी नहीं जाएगा। खासकर ये जो आपको कल वाली बातें पढ़ाई थी, ये वाली इतनी भी डीप कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मेन बात है, केवल पढ़ा देते हैं, बता देते हैं। जैसे आनंद सर ने, आनंद सर के पास तो ये रिएक्शन नहीं है, तो फिजिक्स वाले सर की कोई गलती नहीं, उनके पास रिएक्शन नहीं है, उनके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है। वो ऐसे ही आपको समझा सकते हैं, भैया विद्युत अपघटनीय जो सेल होता है उसमें एनोड प्लस का होता है, कैथोड माइनस का होता है। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में उल्टा हो जाता है, तो एनोड हमारा माइनस का हो जाता है, कैथोड हमारा प्लस का हो जाता है। तो ये देखो, एनोड हमारा माइनस का हो जाता है और कैथोड हमारा प्लस का हो जाता है। वो तो ऐसे बता दें, उनके पास तो रिएक्शन है नहीं, तो उनकी कोई गलती नहीं। गलती आपके केमिस्ट्री वाले, जो केमिस्ट्री वाले ने जहां पढ़ा, उनको बताना चाहिए भाई कि क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है। ठीक है, ओके, चले यहां बात करें। ओके चले, ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, आप चाहें तो मुझसे पढ़ना छोड़ सकते हैं, आपके गुरुजी ने ऐसा पढ़ाया कह रहे हैं। कुछ भी, केस नंबर सेकंड देखो, थोड़ा आगे आओ तो मजा आएगी। और मेरा काम तो कमेंट पढ़ना है, मैं तो पढ़ूंगा ही। देखो दूसरी बात, देखो क्या आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार सदैव किसी भी इलेक्ट्रोड का ई नॉट रिडक्शन मीन्स अपचयन, सॉरी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान ही लिया जाता है, क्या समझे सर? जो आईयूपीएसी पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड हो, हाँ हम जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड होता है उस पर एनोड होता है, मतलब जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है उस पर हमेशा रिडक्शन होगा। मगर ये कह रहे हैं कैसा भी इलेक्ट्रोड हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, हमें हमेशा आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार ई नॉट रिडक्शन, इसे पढ़ते हैं ई नॉट, आर का मतलब रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का ही मान लेना है। ई नॉट ऑक्सीडेशन मतलब मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान नहीं लेना है प्यारे बच्चों। आपको हमेशा मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का ही मान लेना है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान नहीं लेना है। अब देखो जरा, अगर नहीं लेना है सर तो केस नंबर थर्ड हमारे पास एक बात बन जाती है, जरा केस नंबर थर्ड भी समझा दीजिए कि मान लिया मेरे पास ई नॉट ऑक्सीडेशन है, OXID का मतलब ऑक्सीडेशन, मान लीजिए हमारे पास ई नॉट ऑक्सीडेशन है और इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे ई नॉट रिडक्शन में तो हो जाएगा माइनस का ई नॉट रिडक्शन, समझे? अगर आपके ई नॉट ऑक्सीडेशन का मान पता है, कितना भी पता हो, उसके केवल चिन्ह को बदल दीजिए, आपके ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब अगर आपसे मैं कह दूं कि ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू आपकी माइनस का 0.74 है, तो बताओ ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर ये अगर माइनस की है, अगर मैं इसको प्लस की कर दूं तो ये हमारी निकल के आ जाएगी। क्या समझ में आया कुछ? कि अगर आपके ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू आपको पता है, तो मगर आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार हमेशा रिडक्शन वाली लेनी है, तो हम केवल चिन्ह बदल के बता देंगे, काम पूरा हो जाएगा। आईयूपीएसी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, क्लियर हो गया? आ गया? ये देखो, लेना तो मुझे हमेशा ई नॉट रिडक्शन ही है, बट मुझे पता है कि भैया जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, अगर एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता होगा तो वहां तो ई नॉट ऑक्सीडेशन आएगा, मतलब मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव आएगा। तो सर अगर एनोड की बात करें तो वहां तो ऑक्सीडेशन होता है, तो वहां तो हमेशा ऑक्सीडेशन वाला मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा, मतलब ई नॉट हमेशा ऑक्सीडेशन वाला आएगा, मानक ऑक्सीडेशन मतलब मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव आएगा। उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपने कहा सर अगर आपको ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान पता है तो आप उसका चिन्ह बदल दीजिए, काम आपका हो जाए। ओके, समझ में आ गया? अगर ये प्लस का होगा, अगर ये प्लस का आपको दिया है तो आप इसे माइनस का कर दीजिए, बहुत सिंपल। ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी है, पलट के कर दो। अच्छा, अब बात आती है सर एक
एक और बात आती है, जरा आ जाओ, जरा एक और बात पढ़ते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं केस नंबर 4 में? यदि देखो हमें मान पता है, मान लीजिए मुझे मान पता है, मैंने कहा मुझे प्लस का मान पता है, प्लस का मान ज्यादा है और किसी के प्लस का मान कम है। नहीं समझे? समझो, एक का मान दिया है प्लस का 0.74, एक का मान दिया है प्लस का 0.34। वोल्ट में ये भी है, वोल्ट में ये। समझो, मतलब मुझे मान लो सवाल में दो मान पता है, मुझे नहीं बताया गया कौन सा ऑक्सीडेशन वाला है कौन सा रिडक्शन वाला, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने बोल दिया कि दो इलेक्ट्रोड हैं जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान प्लस का 0.74 है और एक का प्लस का 3. अभी तो प्लस के मान बात कर रहे हैं। अगर मुझे पता है कि सर किसी के प्लस का मान 0.74 वोल्ट है या किसी के प्लस का मान 0.34 वोल्ट है, तो हम दोनों में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ई नॉट ऑक्सीडेशन वाला है कौन सा ई नॉट रिडक्शन वाला है? बहुत खतरनाक बात है कि सर दो प्लस के मान पता है, एक में प्लस का मान मुझे ज्यादा पता है, एक में प्लस का मान मुझे कम पता है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये बात सही बोल रहे हैं? बोलिए, तो कैसे जानेंगे जरा बताइए। अगर मेरे प्लस का मान ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं सर उसके माइनस का मान क्या होगा? कम होगा। देखो इसको अगला अलग पेन से, माइनस का मान माइनस का, अगर हमारी प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी यहां तो हमारे उतना ही माइनस की वैल्यू क्या होगी? कम। अगर मेरी प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी तो माइनस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मतलब अगर मेरे प्लस का मान ज्यादा है या माइनस का मान कम है, दोनों बोल सकते। अगर मेरे प्लस का मान ज्यादा है, ऐसे बोल दूं, प्लस का मान ज्यादा है या हमारे माइनस का मान कम है या हमारे माइनस का मान कम है, तो कौन किस पर होगा? बताइए बताइए, कौन किस पर होगा? बताइए। अब मुझे रिडक्शन ही लेना है, ऑक्सीडेशन नहीं लेना, ये तो पता है ना। तुम्हें रिडक्शन ही लेना है, ऑक्सीडेशन नहीं लेना है, तो आपको यहां बोलना है तो सदैव, तो सदैव, और यहां पर भी बोलना है तो सदैव, तो सदैव। यहां क्या बोलोगे? तो सदैव ई नॉट रिडक्शन, और यहां पर भी ई नॉट रिडक्शन। ई नॉट रिडक्शन सदैव ज्यादा होगा यहां हमें। अगर ई नॉट रिडक्शन हमेशा ज्यादा होगा, यहां देखो ई नॉट रिडक्शन भी बोला, अगर ई नॉट की वैल्यू देखो, एक और मुझे लगता है छूट गया, एक मुझे लगता है छूट गया ना। चलो यहां लिख देते हैं, एक केस छूट गया है, चलो अच्छा यहां लिख देते हैं केस। यहां लिख देंगे केस कौन सा छूट गया, देख लो। ये छूट गया केस कि मैंने अगर कहा, अगर मैंने आपसे कहा, मान लो मैंने आपसे कहा कि ई नॉट रिडक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे वो ई नॉट ही होता है। ये एक केस था कि जो ई नॉट रिडक्शन होता है उसी को ई नॉट बोला जाता है। ये भी एक बात समझ कि जो ई नॉट रिडक्शन होता है ना, असल में उसी को ई नॉट ही बोलते हैं। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को ही उस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ई नॉट रिडक्शन क्या है, अभी नीचे सबसे नीचे लिख दूंगा कि ई नॉट रिडक्शन क्या है, ई नॉट क्या है, तो आपने कहा जो ई नॉट रिडक्शन ही होता है ना, असल में वही ई नॉट होता है। तो आपने कहा अगर ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, तो हमारा ई नॉट क्या होगा? आप बोलोगे सर हमारा ई नॉट हमेशा ज्यादा होगा। यहां पर हमारा ई नॉट क्या होगा? यहां पर हमारा ई नॉट क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा? अब मुझे आगे जाने की जरूरत है सर। जितना पॉजिटिव, मतलब जो अगर मान लो पॉजिटिव का मान ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा तो हमेशा सदैव ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होगा। ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होगा तो ई नॉट ज्यादा होगा। अगर ई नॉट ज्यादा होगा तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अगर वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा तो हम कहेंगे वो हमेशा एनोड होगा। क्या होगा? हमेशा अगर ऑक्सीडेशन होगा, अगर सर हमेशा ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होगा? हमेशा सर रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो आगे बढ़ जाइए, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा एनोड कहलाएगा। ये हमेशा कहलाएगा कैथोड। जितने बच्चों को जाना चाहिए जा सकते हो, टाइम और छोड़ दीजिए सर, जा सकते हो, मैं तुम पढ़ाऊंगा। केस का मतलब होता है कंडीशंस। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, क्या होनी चाहिए, केस क्या होने चाहिए। तो आपने कहा सर 4 केस 5 केस आपने बताया। पहली कंडीशन बताया ई नॉट जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन
होगा, ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पर होगा। तो आपने यही कहा कि पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा हमेशा ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होगा, ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होगा तो ई नॉट ज्यादा होगा, मतलब सर ऑक्सीडेशन होगा उस पर, और उस पर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो हमारा इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा। अगली बात सर, अगर आपके पॉजिटिव का मान, देखो यहां पर गड़बड़ कर दिया मैंने, आपने कहा यदि आपके पॉजिटिव का मान कम है और नेगेटिव का मान ज्यादा है, यहां देखो मैं सही कर दे रहा हूं, यदि आपके पॉजिटिव का मान कम है नेगेटिव का मान ज्यादा है, पॉजिटिव का मान कम है या नेगेटिव का, मतलब अगर आपके पॉजिटिव का मान कम है तो सदैव ई नॉट रिडक्शन कम होगा, ई नॉट रिडक्शन कम होगा तो ई नॉट कम होगा, ई नॉट कम होगा तो उस पर रिडक्शन होगा तो कैथोड कहलाएगा। मतलब सर क्या है, देखो जरा ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपके आगे सवाल में दिक्कत पड़ेगी, वहां दिक्कत ना पड़े। आपने कहा यदि उसके प्लस का मान ज्यादा है तो वो हमेशा एनोड कहलाएगा, यदि उसके प्लस का मान कम है तो वो हमेशा कैथोड कहलाएगा। देखो यहां अगर प्लस का मान ज्यादा है तो ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होगा, तो हमेशा ई नॉट ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड कहलाएगा। तो आपने कहा सर जिसके प्लस का मान ज्यादा होगा, दो वैल्यू हमको दे दी जाए, अगर हमारे प्लस का मान ज्यादा है तो वो हमेशा एनोड कहलाएगा, अगर मेरे प्लस का मान कम है तो वो हमेशा कैथोड कहलाएगा। माइनस में तुलना कर लीजिए, माइनस का 0.74 माइनस का 0.36। अब आप क्या कहोगे सर माइनस में कौन ज्यादा है कौन कम, सर इसके माइनस का मान ज्यादा है, इसके माइनस का मान कम है, माइनस में ज्यादा पूछ रहे हैं, माइनस में, तो ये माइनस में 0.74 बहुत ज्यादा है, माइनस में पूछ रहा हूं ऋणात्मक मान, धनात्मक नहीं। सर अब तुलना करनी नहीं है, धन से नहीं ऋण से करो। सर ऋण में ये ज्यादा है, ऋण में ये कम है। सर जो ऋण में ज्यादा होगा, देखो जो ऋण में हमेशा क्या होगा, ऋण में हमेशा ज्यादा होगा, जो ऋण में हमेशा ज्यादा होगा उसके ई नॉट रिडक्शन का मान कम होगा, ई नॉट कम होगा उस पर रिडक्शन होगा, वो कैथोड कहलाएगा, ये हमेशा कैथोड कहलाएगा। जिसके ई माइनस का मान कम होगा, माइनस का ऋणात्मक, यहां मैथ नहीं लगानी है अपनी, समझे कि सर हमें पता है सर माइनस में तो जो छोटा होता है वो हमेशा बड़ा होता है, वो नहीं लगाना, माइनस का वैल्यू बोल रहे हैं। ये माइनस मतलब माइनस की वैल्यू कितनी है 0.74, ये माइनस की वैल्यू कितनी है 0.66, कौन से बड़ी है सर, ये माइनस में 0.74 बड़ा है, ठीक है, यहां मैथ नहीं लगानी। तो माइनस का 0.74 अगर बड़ा है, अगर माइनस का बड़ा है तो ई नॉट रिडक्शन कम होगा, ई नॉट कम होगा तो ई नॉट कम रहेगा, तो हमारा रिडक्शन होगा वो हमेशा कैथोड कहलाएगा और ये हमेशा एनोड कहलाएगा। सर माइनस में भी हमने तुलना कर ली और प्लस में भी हमने तुलना कर ली, एक बात दिमाग में आ गई, प्लस का मान ज्यादा होगा, प्लस का मान जितना ज्यादा होगा वो हमेशा एनोड पर रहेगा, प्लस का मान जितना कम रहेगा वो हमेशा कैथोड पर रहेगा, माइनस का मान जितना ज्यादा रहेगा वो हमेशा कैथोड रहेगा, माइनस का मान जितना कम रहेगा वो हमेशा एनोड। ओके ठीक है, ठीक है। और याद रखना हमेशा रिडक्शन वाला लेना है, अगर ऑक्सीडेशन वाला दिया है तो उसे कन्वर्ट करके आपको रिडक्शन वाली, पहले देखो अगर ई नॉट ऑक्सीडेशन वाली आपको वैल्यू दी है तो पहले उसको कन्वर्ट करोगे ई नॉट रिडक्शन में, जब वो कन्वर्ट हो जाए तब आप देखोगे, ठीक है, दोनों अगर वैल्यू कन्वर्ट हो जाए तब आपको देखना है, ठीक है। कल आएंगे तो अब बात करेंगे इसके बारे में, जो भी कंफ्यूजन रह गई हो अभी सवाल करेंगे तो करेंगे, बट आपको ये सभी जितने भी केस हैं आपके अपने दिमाग में होने चाहिए, जब ये आपके माइंड में रहेंगे तो सवाल करने में आसानी होगी। ये आपके सवालों के लिए हैं, सवाल करेंगे या अंकित प्रश्न करेंगे तो वहां पर बहुत दिक्कतें आएंगी, इसलिए ये आपको सभी केस याद रखने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, मंडे को क्लास लेंगे और अच्छे से बात करेंगे इसके आगे लेक्चर नंबर 13 की, और मैं कोशिश करूंगा कि 18 लेक्चर में ये खत्म हो जाए 100%, ये 18 लेक्चर में, बहुत ज्यादा 6 लेक्चर और लूंगा, 6 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे, कल का आपको पता चल गया, कल चैप्टर नंबर 3 जो अभी तक मैंने पढ़ाया है यहां तक में आपको ऑब्जेक्टिव 25 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उनको करना है और बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर कल की क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।